कैसे रहना है झकास। तो आज अपन बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल। इससे पहले अपन ने राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल पढ़े थे, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के। जिसमें आर्टिकल 12 और 13 में जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट 13 में बता रखा, जिसमें कई सारे डॉक्ट्रिन दिए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड जुडिशियल रिव्यू का। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताया रखा है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन बता रखा है ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, इसके अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 16 में किसी भी अपॉर्चुनिटीज जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बता रखा है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के बारे में बता रखा है। एंड आर्टिकल 18 में टाइटल्स को आप वायलेट नहीं करो, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कोई टाइटल नहीं है, एक अवार्ड है जो कि दिए जाते हैं किसी सम्मान के रूप में, इसलिए आप इसको अपने नाम के आगे पीछे लगा के उसकी मर्यादा को हटा घटा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे ये जो अवार्ड है ये ले लिया जाएगा। तो ये अबॉलिश ऑफ टाइटल में बोला गया था। आज अपन बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल। राइट टू फ्रीडम में सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 स्टेट को कई सारी चीजें देता है, जैसे फ्रीडम, और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि देता है, जैसे कि स्पीच और एक्सप्रेशन, असेंबलेंस का, एसोसिएट बनाने का, राइट टू रेजिडेंस का, राइट टू मूवमेंट का, राइट टू लाइवलीहुड का। ये सारे के सारे वो चीजें देता है, लेकिन इसी के साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन देता है स्टेट को कि भाई पीपल्स को कई सारी चीजें दी है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 ये सिर्फ अवेलेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए, स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है। इसीलिए स्टेट को कई सारे रेस्ट्रिक्शन देता है कि आप ये सब चीजें लगा के आप किसी के भी स्टेट में किसी भी पर्सन के आर्टिकल को आप प्रोहिबिट कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो कई सारे रेस्ट्रिक्शन भी देता है। अब आर्टिकल 19 की जरूरत किस तरीके से पड़ी कि भाई आज जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये लगा कि भाई अपना इंडिया जो है 200 साल तक फॉरेन कंट्रीज के रूल में रहा है। रूल में रहा तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रोविजन ही नहीं था, इंसान को अपने अधिकार ही नहीं पता थे। तो इस चीज को लेके फंडामेंटल राइट्स की जरूरत पड़ी कि भाई अब तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसलिए अब अपना एक फंडामेंटल राइट भी होना चाहिए, हर इंसान को अपने फंडामेंटल ड्यूटीज और अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता हुआ होना चाहिए। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, तो उसमें राइट टू फ्रीडम का अधिकार भी हटा दिया गया था, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई चीज छापने से पहले भी उसको गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था न्यूज़पेपर वालों को कि हम ये चीज छाप सकते हैं नहीं छाप सकते। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं छाप सकते थे। तो अपन मेन बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 जो अवेलेबल है ये इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, स्टेट के लिए अवेलेबल नहीं है, और ना ही ये अवेलेबल है किसी कंपनी या फिर किसी भी फॉरेन पर्सन के लिए, फॉरेन नेशंस के लिए, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई आपको बोलने का अधिकार, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इसमें कई सारी चीजें उन्होंने ऐड करी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। प्रेस में जैसे आप कहीं भी न्यूज़पेपर में प्रेस चलती है, समाचार चलते, समाचार में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी अपना आपको फ्रीडम है कि आप वहाँ पे जाके कुछ भी ऐसी चीज बोल सकते हो, कोई भी चीज बता सकते हो, कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो और कोई भी चीज को डिनाई कर सकते हो, यह आपको अधिकार है। आपको कमर्शियल एडवर्टीजमेंट करने का अधिकार है। भाई आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करना है कमर्शियली कि भाई मेरे को मेरे ये प्रोडक्ट है, इसका मेरे को एडवर्टीजमेंट करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो आपको ये अधिकार है, एज आर्टिकल 19 के थ्रू आपको ये अधिकार मिलता है कि आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आपको चुप रहने का अधिकार है। आपके पास अधिकार है कि कोई आपका फोन टैप नहीं कर सकता। मान लो कि दो जने बात कर रहे हैं, कोई लड़का लड़की अपनी प्यार भरी बातें कर रहे हैं, और वहीं उनका फोन टैप हो रहा है, उनकी बातें सुन रहा है सामने वाला और हंस रहा है ठाके मार मार के,
तो गवर्नमेंट को इस चीज़ की लगी नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि प्राइवेटली को अपनी कोई बात कर रहा है तो उनकी बात को प्राइवेट ही रखना चाहिए, इसलिए इनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके इन्होंने इनके लिए भी एक अधिकार बना दिया, राइट टू, इनके लिए भी अधिकार बनाते हैं, राइट अगेंस्ट टैपिंग टेलीफोनिक कंजर्वेशन। आप किसी का भी फोन टैप नहीं कर सकते। एक राइट है आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट पे एक्टिविटीज क्या क्या चल रही है, गवर्नमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास में ये अधिकार है कि आपको गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। आपके पास में ये अधिकार है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, कोई भीड़ जमा करके उनको कोई चीज समझा सकते हो, लेकिन भीड़ जमा करके उनको स्ट्राइक करने के उसमें नहीं उकसा सकते। यू हैव राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। ये सारे के सारे अधिकार हैं आपके पास। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में चुप रह सकते हो, प्रेस का अधिकार, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का अधिकार, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के बारे में जानने का अधिकार। आप कोई फोन टैप नहीं कर सकता, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी में ये बोला है कि आपके पास में असेंबली बनाने, मतलब किसी भी पब्लिक को 4 जने आपने इकट्ठे करें, इकट्ठे करके भाई आप नारेबाजी कर रहे हो, लेकिन आप राइट टू असेंबल हो सकते हो बट विदाउट आर्म्स। आप हथियार नहीं रख सकते। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम हो रहा था तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की जरूरत पड़ी, तो उसमें एक अधिकार ये भी जोड़ा था कि इंडियन सिटीजन को हथियार रखने का प्रोविजन है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद हटा दिया गया क्योंकि उसका मिसयूज होने लग गया था, तो ये प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया था। अब आपको आर्म एक्ट के थ्रू अपना लाइसेंस पहले अप्लाई करना पड़ेगा। वो लाइसेंस अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है, वो भी अप्रूव तब करेगी जब आपको किसी से कोई दिक्कत है, आपको किसी से खतरा है, तो आप अगर लीगली आप अप्लाई करते हो कि भाई मेरे को आर्म लाइसेंस चाहिए, मेरे को इस जगह से, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे को कई सारे जगहों से मेरे को खतरा है, इसलिए मेरे को अपने खुद का एक हथियार कैरी करना है, इसलिए मेरे को लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये आपका लीगल कोई पॉइंट होना चाहिए, वो पॉइंट देखेगी, वेरीफाई करेगी गवर्नमेंट, उसके बाद ही आपको आर्म लाइसेंस जो है प्रोवाइड करेगी। तो इसमें 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में ये बोला है कि भाई आपका अधिकार है कि आप असेंबल हो सकते हो, आप गुट बना के खड़े हो सकते हो, लेकिन शांति से, बिना आर्म्स के साथ में, हथियार नहीं होने चाहिए, और शांति से आप कहीं पर खड़े हो, 10-12 जने कहीं पर भी शांति से खड़े हो, अपने हिसाब से कहीं 10 जने दोस्त मिल गए कहीं बैठे हुए आराम से बैठे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, हथियार नहीं है उनके पास में, तो वो उनका अधिकार है 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में। 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी ये बोलता है कि आप एसोसिएट बना सकते हो, साथ ही साथ वो एसोसिएट को चला भी सकते हो, जैसे कि एनजीओ होगी, पॉलिटिकल पार्टीज होगी, या फिर कोई कमिटी होगी, ये सब एसोसिएट में आते हैं। क्लॉज 1 क्लॉज सी में यह अधिकार है कि आप कोई एसोसिएट बना सकते हो, कोई कंपनी बना सकते हो, जिसको आप खुद रन भी कर सकते हो। तो ये अधिकार है राइट टू फ्रीडम का, जिसके कौन से क्लॉज में, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में अधिकार है। 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी में ये अधिकार है कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी घूमने जा सकते हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं पर भी जा सकते हो, घूमने जा सकते हो। कि आज मेरा मन करेगा कि भाई मेरे को ईरान जाना है घूमने, ईरान ने वीज़ा हटा दिया है अपने लिए, और वहाँ की एक करेंसी, अपने यहाँ का 1 रुपये वहाँ पे 530 ईरानी रियाल होते हैं। तो आप मानो यहाँ से घूमने जाओगे तो आपके बैग भर के करोड़ों रुपए मिलेंगे। वहाँ पे अगर आप एक कमरा भी लोगे तो वहाँ पे एक कमरा कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का होता है, क्योंकि वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी डाउन। मान लो मेरे को ईरान जाना है घूमने, भाई मैं ईरान जाऊँगा, ईरान गया मैं घूमने, तो मेरे को अधिकार है ना, अपने जो फंडामेंटल राइट है मेरा ये 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी में अधिकार है कि मैं कहीं पर भी जाके घूम सकता हूँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। करंट का क्वेश्चन है कि भाई ईरान ने अपने लिए, इंडिया के लिए वीजा हटा दिए, तो ये वाली बात याद रखना। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई में ये बोला है कि आपको कहीं पर भी रहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कहीं पर भी रहने का अधिकार है।
आज मेरा मन करेगा कि भाई मेरे को इंडिया में तो रहना ही है, लेकिन इंडिया में मेरे को कहीं और रहना है, मेरे को साउथ साइड में जाके रहना है, या फिर मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना, मेरे को फॉरेन जाना है, फॉरेन में काम करना, मैं वहीं पर ही रहूँगा, तो आपके पास में अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, आपका जो फंडामेंटल राइट है वो आपको 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई में अधिकार देता है कि आप कहीं पर भी रह सकते हो। 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी आपको अधिकार देता है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हो। 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी अधिकार देता है कि आप एसोसिएट बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो, उसको रन भी कर सकते हो। 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी अधिकार देता है कि आप कहीं पे पीसफुल इकट्ठा हो सकते हो लेकिन आर्म्स के बगैर। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए आपको कई तरीके का अधिकार देता है, प्रेस का अधिकार, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, आपका अधिकार है कि आपको फोन कोई टैप नहीं करे, आपका अधिकार है आपको गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए, आपका अधिकार है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये सारे अधिकार है आपके। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई में ये भाई आपको कहीं पर भी रहने का अधिकार मिल गया। 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ में आपको प्रॉपर्टी का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन अब जो ये अधिकार है ये फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया है, और ये हटाया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में अमेंड हुआ है फंडामेंटल राइट में, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के और 300 ए में, शायद 300 ए में जोड़ दिया राइट टू प्रॉपर्टी का। अब ये लीगल राइट हो गया, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी में आपको कहीं रहने का अधिकार है, आप जिस तरीके चाहो, जैसे तरीके से चाहो वैसे रह सकते हो। राइट टू लाइवलीहुड, जिस तरीके से आप जिंदगी जीना चाहते हो उस तरीके से आप जिंदगी जी सकते हो, तो ये आपका अधिकार है आर्टिकल 19 का। 19(1)(g। अब गवर्नमेंट को लगा, कोई स्टार्टिंग में मैंने बोली थी कई सारी चीजें जो सिटीजन्स को दिए कई सारे अधिकार, और स्टेट को कई सारे रेस्ट्रिक्शन दिए हैं, जबकि ये रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा के और किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सके। मान लो कि आज मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, मेरे को अधिकार है कहीं पर भी घूमने का, लेकिन मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहां पे जाके मेरी वजह से सामने वाले को परेशानी होगी, तो ये अधिकार मेरा तो वायलेट हो गया। ये रेस्ट्रिक्शन दे रखी है स्टेट को कि ऐसी जगह पे नहीं जाने चाहिए जहां पे जनरल इंटरेस्ट, जो कि पब्लिक का जो जनरल इंटरेस्ट है उसको दिक्कत हो। जैसे आज कोई ऐसी ट्राइब है जो कि इंडिया से पिछड़ी भी है, वहां पे वो अपना ही रूल लगाती है लेकिन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। आज मेरा मन करे भाई मैं वहां पे जाऊं, उनसे मिलूं, तो मैं नहीं जा सकता वहां पे, क्योंकि मेरे जाने से वहां पे उनके जनरल इंटरेस्ट पे, पब्लिक के, उनको असर पड़ेगा। वो नहीं चाहते यहाँ पे कोई भी है। अब वो राइट जो है, राइट टू मूवमेंट का, वो मेरा वायलेट हो गया। वो गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन मिली हुई कि जनरल इंटरेस्ट पे आप किसी पब्लिक कहीं पर भी जा नहीं सकते। तो ये सब चीजें रेस्ट्रिक्शन दे रखी है कि इसमें आर्टिकल 19 में दे रखी है स्टेट को। अब 19(2) में बोला है कि कई सारे रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। संप्रभुता और अखंडता भारत की को ना बिगाड़ते हुए आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकते हो। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाए बगैर आप कोई भी काम कर सकते हो। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, आपका किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ में कोई भी फ्रेंडली रिलेशन है, तो भाई बात आती है स्पीच और एक्सप्रेशन में कि आप कुछ भी बोल सकते हो, तो वो रिलेशन खराब नहीं हो, आप ऐसी बात नहीं बोल सकते। रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अभी तो रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको बोलने का भी अधिकार हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे फ्रेंडली रिलेशन खराब। डिफेमेशन, डिफेमेशन का आप किसी के मतलब केस, किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते, किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते आप। ये तो ऐसा है, कहीं पे भी एक आप कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट लेके बैठे हो तो किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते, किसी के भी मोरल वैल्यूज को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मोरालिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पब्लिक ऑर्डर,
इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इसमें भी आप कुछ भी नहीं, किसी को आप उकसा नहीं सकते क्राइम करने के लिए। कि आज एक चोर है, चोर कहीं पर गया, उसको कोई मिलने वाला मिला कि यार मैं तो इतना कमा रहा हूँ, तू एक काम कर, तू भी मेरे साथ चोरी कर, उसने मना कर दी, नहीं नहीं करनी मेरे को चोरी, गलत बात है चोरी करना। कि नहीं नहीं, तू तो करेगा इसी, अब तूने मेरे से पूछ कैसे, तू तो करेगा इसी। ऐसा आप उकसा नहीं सकते किसी को भी किसी भी क्राइम करने के लिए। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन दिए। अब 19 क्लॉज 3 में ही बोला है रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ असेंबली में, आप असेंबल होते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स में, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि आप पीसफुली असेंबल तो हो रहे हो, लेकिन वो असेंबल होने से सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे असर नहीं पड़ रहा, तो आप असेंबल हो सकते हो, अदरवाइज आप असेंबल नहीं हो सकते। पब्लिक ऑर्डर, आप असेंबल हुए कहीं पे, आपने भीड़ इकट्ठा करी, पीसफुली आप शांति से असेंबल हुए, लेकिन वहां पे कोई जनता है, वहां की जो जनता है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको असेंबल से, आपके गुट बनाने से उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर जो है ये मेंटेन ही रहना चाहिए आपके असेंबली बनाने से। तो रेस्ट्रिक्शन होगी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर। क्लॉज 4 में 19 क्लॉज 4 में ये बोला है कि रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम टू फॉर्म एंड एसोसिएट। अब आप एसोसिएट बना सकते थे, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में बोला था एसोसिएट बना सकते हो, उसको कंटिन्यू भी कर सकते थे, जैसे कि एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज और कमिटीज हो गई। लेकिन इसमें बोल दिया कि आपके पास फ्रीडम है एसोसिएट बनाने की, इसमें सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। एसोसिएट बना सकते हो, वही बना लिया हमने एसोसिएट, लेकिन उससे सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे तो असर नहीं पड़ रहा। वो पब्लिक ऑर्डर तो दिक्कत में नहीं आ रहा, पब्लिक ऑर्डर को कोई दिक्कत नहीं हो रही, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो गया, वही नहीं हो रही। एक मोरालिटी, किसी की भी मोरल वैल्यू, जैसे आप गुट बना रहे हो, गुट बनाने से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 144, जैसे कि अभी कोरोना में 144 धारा लागू कर दी थी कि 4 जने एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। आईपीसी की धारा 141, आईपीसी की धारा 141, सीआरपीसी की 144। 19 क्लॉज 5 में ये बोला है कि आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया राइट टू फ्री मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का, आप कहीं पे घूम सकते हो उसका भी रिस्ट्रिक्शन हो गया, और कहीं पे रह सकते हो उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या, ऐसी जगह पे आप नहीं रह सकते जहाँ पे इंटरेस्ट जो है जनरल पब्लिक का उसको जो है दिक्कत आ रही है। स्टार्टिंग में बताया कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो, इस ऐसी ट्राइब में जा रहे हो जो कि इंडियन सिटीजन्स के वहां पे जाने से उनको दिक्कत होगी, तो आप ऐसी जगह पे नहीं जा सकते। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, एनी शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन मिली गई है कि वहां पे उनकी जो रहन सहन है, उनके रहने सहने का जो तरीका है, वहां पे अगर आप जाओगे तो उनको दिक्कत होगी, इसलिए आप वहां पे नहीं जा सकते। या फिर किसी भी जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट का, जैसे आज कहीं पे अपन गए, किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में अपन गए, वहां पे जाके अपनी वजह से उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ये भी बात अपन को देखनी पड़ेगी। तो ये भी रेस्ट्रिक्शन दे दिए। क्लॉज 6 में बोला कि आप प्रोफेशन, आप किसी भी तरीके का प्रोफेशन अपना सकते हो, लेकिन उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि किसी भी पर्सन का जो है जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके प्रोफेशन से। ऐसा प्रोफेशन किसी ने अपना लिया, ऐसे प्रोफेशन अपना लिया ताकि जिससे उसके घर वालों को दिक्कत हो रही हो कि नहीं यार क्या काम कर रहा है, नाक कटा रहा है समाज में, तो इससे उनको दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। 19 क्लॉज 6 में ये रिस्ट्रिक्शन है आपके प्रोफेशन को लेकर। तो ये होते हैं आर्टिकल 19 के जितने भी रेस्ट्रिक्शन और जितने भी जो है अपन को राइट्स मिले, अपन को क्या क्या राइट्स है, स्टेट को कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन मिले, ये अपन ने यहाँ पे खत्म कर दिया। बात करते हैं अपन आर्टिकल 20 की, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आपने कोई भी क्राइम करा, क्राइम करने के लिए कौन कौन सी चीजें मेन होती है, क्राइम करने के बाद क्या क्या रूल लागू होते हैं, क्या क्या होता है, क्या प्रोविजन होता है, ये सारी चीजें अपन इसमें देखते हैं। नो एक्स फैक्टो लॉ, नो एक्स फैक्टो लॉ ये बोलता है कि आपने कोई क्राइम करा, मान लो मैंने 10 साल पहले कोई मर्डर करा और उसकी सजा मेरे को आज हो रही है, मुझे जब से केस चलता हुआ रहा उसकी सजा आज हो रही है, लेकिन उस टाइम पे जो मैंने जो क्राइम करा था उस क्राइम का जो रूल था वो अलग था और आज के टाइम पे अलग है,
तो मैंने क्राइम तो उस टाइम पे करा था, आज तो नहीं करा। तो मेरे को सजा जो होगी, उस टाइम पे जो लॉ लागू हो रखा था उस चीज का, मर्डर को लेके जो भी रूल था, उस रूल के हिसाब से मेरे को सजा होगी। आज के टाइम पे भी आज के रूल के हिसाब से सजा नहीं होगी। ये क्या बोलता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये बताता है कि आपने जिस टाइम पे क्राइम करा है उस टाइम पे जो लॉ एक्टिव है उसी के तहत आपको सजा होगी। उसके बाद आपका केस 10 साल चलता है, 12 साल चल रहा है, 15 साल चल रहा है, उस बीच में उस लॉ के में कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, कोई भी अमेंडमेंट होके वो लॉ चेंज हुआ है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे जो लॉ था, जो लागू था, उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा होगी। नो डबल जियो पार्टी, आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। मतलब कि क्या, आज मैंने कोई क्राइम करा, मैंने नहीं करा, मान लो किसी भी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको एक बार सजा हो गई, लेकिन फिर अगर वापस से कोर्ट ये बोले कि नहीं इसकी सजा ये थी, अब इसको सजा आधी, मतलब इसने एक क्राइम करा है लेकिन इसका क्राइम ये नहीं था, क्राइम तो ये था, इसके लिए इसको वापस से सजा दे दीजिए। मर्डर करा, उसको सजा हो गई, उसको वापस से सजा मिल रही है, तो इसके लिए एक क्राइम के लिए 2 बार किसी को सजा नहीं हो सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप किसी को भी खुद के लिए विटनेस बनने के लिए नहीं उकसा सकते। मतलब कि आज मैं हूं, मेरे को पुलिस द्वारा उकसाया जा रहा है कि आप खुद के खिलाफ विटनेस बन जाओ, आपका जो गुनाह है आप खुद कबूल कर लो, खुद विटनेस बन जाओ, कोर्ट में चल चलो। पुलिस वाले के करते हैं, उकसाते हैं, टॉर्चर करते हैं। इसीलिए तो पुलिस को दी गई कोई भी जो बात है वो एडविजिबल नहीं होती कोर्ट में। पुलिस को जो भी स्टेटमेंट, कोई भी मुजरिम स्टेटमेंट देता, पुलिस एडमिट करती है कि नहीं साहब इसने तो मेरे से ये बोली है वहां पे पुलिस में, तो पुलिस को दी हुई कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में एडविजिबल नहीं होगी। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप उकसा नहीं सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी आपका थंब इम्प्रेशन दो, आपका ब्लड स्पेसिमेन दो। तो ये सब किसमें लिखा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन में। डबल जियो पार्टी का जो पूरा पूरा डबल जियो पार्टी समझ में आया कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती किसी को। किसी ने मर्डर करा है, मर्डर करने का उसको सजा होगी, उसको वापस उसी क्राइम के लिए सजा नहीं हो सकती। अगर वो दूसरा मर्डर करता तो होगी, लेकिन जो मर्डर उसने पहले करा है उसी मर्डर में उसको वापस से सजा नहीं दी जा सकती। एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा किसी को नहीं हो सकती, ये डबल जियो पार्टी में बोला है। सिंपल आपको यही याद रखना है, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 20 होता है यहाँ पे खत्म। इसमें आर्टिकल 21 और 22 जो है वो थोड़े लंबे आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 19 थोड़ा लंबा था, इसी की तरह ही अपन कल पढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। अपन मिलते हैं अगली वीडियो।